अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अली उर्दू वॉइस चैनल पर आपको खुशामदीद। मैं पूरी कुव्वत से भाग रहा था और पुलिस के दो सिपाही सिर्फ 2 कदम के फासले पर मेरे पीछे इसी स्पीड से भाग रहे थे। एक सिपाही गंदी गालियां भी साथ में निकाल रहा था और कह रहा था कि रुक जाओ तो बच जाओगे, तुझे कुछ नहीं कहूँगे। लेकिन मुझे पता था कि पुलिस वालों का वादा कुत्ते की दुम जैसा होता है, जैसे ही छोड़ें तो फितरत के मुताबिक एकदम से मुड़ जाती है। अगर आज मैं मौका वारदात से पकड़ा जाता तो पुलिस वालों ने सबसे पहले मुझे मार मार कर अधमुआ कर देना था, क्योंकि मैं उनके हाथ से एक शिकारी के हाथ से फिसली हुई मछली की तरह निकल गया था। मैं इंतहाई दुबला पतला और चुस्त जसामत का मालिक था, लेकिन वो दोनों बहुत सख्त जान पेंडू थे। पिछले 10-12 मिनट से मुसलसल तेज स्पीड से वो लोग मेरे पीछे भाग रहे थे और वो थक ही नहीं रहे थे। फिर अचानक मेरे सर पर इंतहाई जोर से कोई सख्त और भारी चीज लगी और एक शदीद धमाका हुआ। शदीद दर्द की एक लहर मेरे जिस्म में सरायत कर गई। मेरी आंखों के सामने एक लम्हे के लिए अंधेरा छा गया, लेकिन मैं रुका नहीं। रुकता तो मारा जाता। मैं पूरी कुव्वत से अपने असाब को काबू करता हुआ भागता रहा। थोड़ा आगे जाकर मुझे पुलिस वाले को बूटों की आवाज़ आना बंद हो गई। मैंने रफ्तार थोड़ी कम करके मुड़ के पीछे देखा तो एक पुलिस वाला ज़मीन पर गिरा पड़ा था और दूसरा इसे उठाने में इसकी मदद कर रहा था। साथ ही मुझे सर में कुलबली सी हुई, जैसे बहुत सारी चींटियां सर में रेंग रही हों। मैंने भागते हुए सर पर हाथ लगाया तो मेरा हाथ खून से भर गया। दरअसल पुलिस वाले ने भागते हुए अपनी राइफल का बट मेरे सर पर पूरे जोर से दे मारा था। बट तो निशाने पर लग गया, लेकिन वो खुद अपना तवाज़ुन खो बैठा और फिसल कर गिर गया। मेरे लिए इतना वक्त काफ़ी था। थोड़ा आगे जाकर दाईं तरफ पुराना घुंझान इलाका था। यहाँ बीचों बीच दर्जनों बारीक छोटी छोटी गलियों का एक जाल सा बना हुआ था। मैं उन्हीं गलियों में जाकर घुसा। 8-10 गलियां दाएं और बाएं मुड़ने के बाद एक मकान जिसका बाहर वाला दरवाज़ा खुला हुआ था, मैं इसके अंदर घुस गया। अंदर जाते ही दाईं तरफ सीढ़ियां ऊपर छत की तरफ जा रही थी, या शायद दूसरी मंजिल की तरफ जा रही थी। मैं उन्हीं सीढ़ियों पर अंधाधुंध भागता हुआ चढ़ गया। दूसरी मंजिल के बाद फिर सीढ़ियों के बाद फिर मैं छत पे आ गया। इस इलाके में सारी छतें एक साथ जुड़ी हुई थी। सिर्फ 4-5 फीट की दीवार थी। मैं दीवार फलांग कर दूसरी छत पर जाने के लिए दीवार पर चढ़ा ही था कि मुझे चक्कर आ गया। मैं वापस उतर आया। पास ही एक पुरानी लेडीज कॉटन की कमीज का एक टुकड़ा तार पर पड़ा हुआ था। मैंने उठाया और सर पर जख्म वाली जगह पर जोर से बांध लिया। और छत के कोनों पर ईंटें से बनी हुई पक्की पानी की टंकी थी। मैंने इस पर से स्लेब का ढक्कन उठाकर थोड़ा पानी पिया तो अपने आप को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। मैं वहीं टांकी के पास बैठ गया। अभी बैठे चंद ही लम्हे हुए थे कि नीचे से बहुत सारी आवाज़ें आना शुरू हो गई। आवाज़ें आ रही थी कि ऊपर गया है। मुझे बहुत जल्दी में कुछ करना था। मुझे कुछ समझ ना आया। मैं पानी की टंकी के अंदर घुसकर बैठ गया और सीमेंट और बजरी की बनी स्लेब को दोबारा ऊपर सेट कर दिया। मैं हैरान था कि पुलिस वालों ने मुझे इतनी जल्दी कैसे ढूंढ लिया। 4 पुलिस वाले छत पर आ गए। मुझे उसी सीमेंट की स्लेब के नीचे से थोड़ा सा नजर आ रहा था। वो सर से बहने वाले खून के कतरों को देखकर वहां तक पहुंचे थे। उनमें से एक कुछ सियाना पुलिस वाला लग रहा था। ये देखो, दीवार पर खून लगा हुआ है। यहाँ से इसने दीवार फलांगी है। हमें हमसाओं के घर की भी तलाशी लेनी चाहिए। पर उनके साथ जो हेड कांस्टेबल था बोला, यहाँ तो दर्जनों घरों की छतें साथ मिली हुई हैं। ओए, किस किस के घर की छत में इसे तलाश करोगे? आ जाओ, चले ढूंढ लेंगे इस हरामी को। बच कर जाएगा कहाँ?
इस कॉलोनी के चारों तरफ तो नाका लगा हुआ है, बाहर तो निकलेगा ही एक दिन। इसके बाद वो सब वापस चले गए। लेकिन अगले 1 घंटे टंकी के ठंडे पानी में बैठा रहा मैं, इस खौफ से कि कहीं वो वापस ना आ जाए। फिर मैं स्लेब हटाकर टंकी से बाहर निकला। मैं हैरान था कि घर का कोई फर्द अभी तक नज़र क्यों नहीं आया। मैं भी घर से बाहर निकलने का ख़तरा मोल नहीं ले सकता था। मैं ये भी सोच रहा था कि अगर इतने टाइम हो गया है, मैं इस घर में घुसा था, इतने ज़ोर ज़ोर से सीढ़ियाँ चढ़ के आया था, किसी को तो मुझे चेक करने के लिए छत में आना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं आया। मैं सोच रहा था कि मैं इस घर से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि पुलिस वाले पागलों की तरह मुझे ढूंढ रहे हैं। मुझ पर कपकपी तारी थी। कुछ तो खून ज़्यादा बह जाने की नकाबत थी, और दूसरा फरवरी के महीने में ठंडे पानी में बैठा रहा था, और पिछले 24 घंटों से मैं सोया भी नहीं था। मैं डरता हुआ सीढ़ियाँ उतर कर निचली मंजिल पर आया तो वहाँ 2 कमरे थे। दोनों पर ताले लगे हुए थे। मुझे छुपने और चंद घंटे आराम करने के लिए जगह चाहिए थी। मुझे मुसलसल चक्कर आ रहे थे। मैं जल्दी से निचली सीढ़ियों से ग्राउंड फ्लोर पर उतर आया। जैसे ही मैं सीढ़ियाँ उतरा तो सामने बरामदे के आगे मोटे मोटे पर्दे लटक रहे थे। मैंने पर्दे हटाए तो सामने सोफा था। मैं बड़ी मुश्किल से सोफे तक पहुंचा और मुझ में सर घुमाकर इधर उधर देखने की भी हिम्मत ना थी। सोफे पर लेटते ही मेरी आंखें खुद खुद बंद हो गईं। पता नहीं मैं सो गया था या बेहोश हो गया था। जब मुझे होश आया तो मेरी आंखें अभी भी बंद हो रही थी। मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ रहा था, लेकिन दिमाग मेरा जाग रहा था। किसी का इंतहाई नर्म और मुलायम हाथ मेरे माथे पर था, ऐसे जैसे किसी का बुखार देखने के लिए रखते हैं हाथ। बड़ी ही सहरंगेज और मीठी सी धीमी सी किसी इम्पोर्टेड परफ्यूम की खुशबू भी आ रही थी। साथ ही मुझे सब कुछ याद आ गया। मैं डर गया कि कहीं मैं मर तो नहीं चुका। मैंने डरते डरते आंखें खोली। वाह क्या मंजर था! एक इंतहाई हसीन और खूबसूरत जवान लड़की, नर्म और नाजुक बल खाता जिस्म, चमकता हुआ गंदमी गोरा रंग, जो कि बेइंतहाई पुरकशिश लग रहा था। बड़ी बड़ी काली गजाली आंखें, घुंघराले बाल, बिल्कुल इंतहाई बारीक सिल्क का सूट पहने हुए मेरे सर के पास बैठी हुई थी। मुझे यकीन हो गया कि मैं मर चुका हूँ, और हूर मेरे पहलू में बैठी हुई है। मैं अपनी इस खूबसूरत मौत पर राज़ी था, और दिल ही दिल में रब का शुक्र अदा कर रहा था कि मुझे मरने के बाद जन्नत नसीब हो गई। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर अचानक वो बोली, और इसके होंठ हिले तो ऐसा लगा जैसे गुलाब की पंखड़ियाँ खिल रही हों। इसने धीमे लहजे में पूछा, तुम कहाँ डाका डाल के आए हो? मैंने ये सुना तो मुझे एहसास हुआ कि मैं तो अभी ज़िंदा हूँ। मैं उसे बताना चाहता था कि मैं डाकू तो नहीं हूँ। मैंने बोलने की कोशिश की, लेकिन कमज़ोरी की वजह से मेरी आवाज़ हलक से निकल ही ना सकी। मेरा दिल बताने को बेचैन था कि मैं डाकू तो नहीं हूँ, पर इस वक्त तुम पर डाका डालने का इरादा ज़रूर है। वो बोली, हो माफ़ करना, अभी रहने दो, बाद में बात कर लेंगे। अभी तुम ज़ख्मी हो, अभी मैं तुम्हारे लिए गर्म दूध लेकर आती हूँ। और हाँ, तुम्हारे सर पर चोट लगी है, इसलिए आराम से लेटे रहो। मैंने इस पर पट्टी कर दी है। मैंने गौर किया तो मैं अभी भी इसी सोफे पर लेटा हुआ था, यहाँ आकर गिरा था। मैं इस लड़की की बेबाकी और अतमाद पर हैरान था, और सोच रहा था कि वो मेरे लिए सब क्यों कर रही है। कुछ देर के बाद वो दूध गर्म करके ले आई और मुझे सहारा देकर बिठाया। मैं आधा तो इसके छूने से ठीक हो गया था। मैंने दूध का प्याला पकड़ा और दूध पीना शुरू कर दिया। मैंने दूध पिया तो थोड़े औसत बहाल हुए। जब मैं दूध पीता रहा, वो खामोशी से टिकटकी बांधकर इंतहाई मोहब्बत भरी नज़रों से मुझे देखती रही। इसके चेहरे पर मोनालिसा जैसी छुपी हुई कमाल की मुस्कुराहट थी। मैंने दूध का खाली प्याला वापस किया और साथ में बोला, शुक्रिया। तो उसने मुझे बताया कि मैं 7 घंटे बाद उठा हूँ। यानी कि मुझे 7 घंटे बाद होश आया।
इसने पूछा, क्या तुम पठान हो? मैंने जवाब दिया, नहीं, मैं पंजाबी हूँ। मेरा गोरा रंग इसलिए है कि मेरी माँ कश्मीर की रहने वाली थी। मेरा नाम आसम है। और फिर मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा, और तुम्हारा क्या नाम है? वो बोली, मेरा नाम रानो है और मैं इस घर में रहती हूँ। मैंने पूछा, तुम अकेली इस घर में रहती हो? कहा, हाँ, नीचे मैं अकेली रहती हूँ, ऊपर वाला हिस्सा एक फैमिली को किराए पर दे रखा है जो कुछ हफ्तों के लिए शहर से बाहर गए हैं। सुबह जब तुम भागते हुए अंदर आए थे तो मैं अंदर कमरे में थी। मैंने तुम्हें ऊपर जाते देख लिया था। मैंने बाहर का दरवाज़ा दूध वाले के लिए खुला छोड़ा था, लेकिन जब पुलिस वाले आए तो उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी। जब मैं बाहर निकली तो उन्होंने बताया कि वो एक डाकू का पीछा कर रहे हैं और वो डाकू घर के अंदर दाखिल हुआ है। मैंने उन लोगों से कहा कि मैंने तो किसी को अंदर आते नहीं देखा, जबकि मैंने तुम्हें खुद अपनी आंखों से अंदर आते देखा था। तो उन्होंने खून के कतरे देखे जो सीढ़ियों की तरफ ऊपर छत की तरफ जा रहे थे। वो बोल रही थी और मैं इसकी आवाज़ के तरन्नुम में मस्त होता जा रहा था। दिल कर रहा था कि वो बस बोलती रहे और मैं सुनता रहूं, वो कहती रहे और मैं सुनता रहूं। जब तुम नीचे आए तो मैं किचन में थी और तुम्हें देखकर बहुत ज़्यादा डर गई थी, पर तुम सोफे पर गिरते ही बेहोश हो गए। फिर मैं काफ़ी देर तक खड़ी तुम्हें देखती रही, लेकिन तुम बिल्कुल साकत पड़े थे। मैं पहले पुलिस को फ़ोन करने वाली थी, मगर फिर मैंने थोड़ी हिम्मत की और पास आकर तुम्हारे खूबसूरत और मासूम चेहरे को देखा। मुझे लगा कि तुम डाकू नहीं हो सकते, तुम किसी शरीफ ख़ानदान के नौजवान हो। मैंने कहा, बड़ी दिलेर हो तुम, एक डाकू के पास आ गई और डाकू के चेहरे पर तुम्हें मासूमियत भी नज़र आई। वो बोली, मुझे हर तरह के बंदे की पहचान है क्योंकि मैं एक लॉयर हूँ, वकील हूँ। मैंने कहा, अच्छा वकील हो, क्या बात है, फिर तो तुम भी डाकू हुई ना? वो सुनकर थोड़ा सा शर्मा गई। मैंने पूछा, तुम अकेली क्यों रहती हो? तुम्हारी फैमिली कहाँ है? वो मुस्कुरा के बोली, मेरी माँ और मेरे बाप की दूसरी शादी थी और मेरा बाप बहुत अमीर आदमी था। बाप के मरने के बाद सारी जायदाद पर पहली बीवी और इसके बच्चों ने कब्जा कर लिया और हमें घर से निकाल दिया। ये मकान पहले से मेरी अम्मी को नाना की जायदाद से विरासत में मिला था। जब अब्बू की पहली बीवी और उनके बच्चों ने हमें घर से निकाल दिया तो हम वापस यहाँ पर शिफ्ट हो गए। 2 साल पहले मेरी माँ का भी इंतकाल हो गया। बस उस वक्त से मैं अकेली यहाँ रहती हूँ। रानू बोली, तुमने अभी तक अपने बारे में कुछ नहीं बताया। मैंने फिर अपने बारे में बताना शुरू किया। मैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। मेरा एक जिगरी दोस्त तुम्हारे इलाके में रहता है। वो बहुत परेशान था। इसने बताया कि इसके घर पर इसके इलाके के एक बदमाश ने कब्जा कर रखा है और वो इसी घर में जुआ करवाता है। मैं यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन का सदर हूँ, इसलिए मेरे पास असला और लड़कियों की कमी नहीं थी। मैंने चंद लड़कों को अपने साथ मिलाया और हमने प्लान बनाया कि हम इस जुए के अड्डे पर धावा बोलेंगे और इस जगह को खाली करवाएंगे। पर कल रात जब हमने वहां पर हमला किया तो इस इलाके का डीएसपी असद दुरानी भी वहां पर बैठा जुआ खेल रहा था। दरअसल ये जुए का अड्डा चल ही इसकी सरपरस्ती में रहा था। हमने जाकर 4 गनमैन जो बाहर बैठे ताश खेल रहे थे उनको काबू किया, उनसे असला छीन लिया और उन्हें मारना शुरू कर दिया। शोर सुनकर अंदर से कुछ और बंदे बाहर की तरफ आए तो हम लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। हम 25 के करीब लड़के थे और सबके पास पिस्टल, रिवॉल्वर, रिपीटर, पंप एक्शन और दूसरे ऑटोमेटिक हथियार थे। हर एक के पास जदीद असला था। हमारी अंधाधुंध फायरिंग से वो सब के सब पिछले दरवाजे और दीवारें फलांग कर भाग गए। हम अंदर हॉल में गए तो हमारी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वहां पर पैसों के ढेर लगे हुए थे।
हाल के आखिर में एक दरवाज़ा था। मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर गया तो अंदर एक दफ्तर था। इस दफ्तर की पिछली तरफ भी एक दरवाज़ा था जो बाहर पिछली सड़क पर खुलता था। शायद इसी दरवाजे से उनमें से कुछ लोग भाग कर बाहर निकले थे, क्योंकि वो दरवाज़ा खुला हुआ था। दफ्तर में एक टेबल थी जिस पर 15 के करीब टेलीफोन पड़े हुए थे और एक दीवार के साथ बहुत बड़ी सेल्फ अलमारी थी लोहे की, जिसने तकरीबन पूरी दीवार को छुपाया हुआ था। मैंने उस सेफ अलमारी के हैंडल को घुमाकर अलमारी खोलने की कोशिश की तो वो लॉक नहीं खुली। वहाँ से मुड़ा तो टेबल की टांग के पास चाबियों का एक बहुत बड़ा गुच्छा पड़ा हुआ था, जो शायद भागते वक्त उनके हाथ से गिर गया था। मैंने जल्दी से चाबियां उठाई। मुझे अलमारी खोलने का तजस्सुस था। मैंने एक एक करके चाबियां आजमाना शुरू कर दी। जैसे ही मैं तीसरी चाबी ट्राई की तो लॉक खुल गया। मैंने जल्दी से अलमारी का दरवाज़ा खोला तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। अलमारी के 4 बड़े खाने थे। वो 20 फुट चौड़ी अलमारी थी और 20 फुट ही ऊंची अलमारी थी। 4 खाने बड़े थे, 3 खाने नोटों से भरे हुए थे और चौथा खाना 5-5 तोले की सोने की ईंटों से भरा था। 2 दर्जन हज़ारों से भी ज़्यादा थी। मैंने इतना पैसा ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। अभी मैं इस करोन के खजाने के शहर में खड़ा ही था कि पुलिस के सायरन की आवाज़ आने लगी। मुझे अचानक होश आया। मैंने जल्दी से जल्दी पास पड़ी हुई रद्दी की टोकरी को खाली किया और सोने की ईंटें उसमें डालना शुरू कर दी। मैंने उस कचरे की बास्केट को भर लिया। जितनी प्लेटें इसमें समा सकती थी वो मैंने संभाल ली। पुलिस सायरन की आवाज़ मुसलसल आ रही थी। मैं टोकरी उठाकर वापस हॉल की तरफ भागा। वहाँ गया तो नोट पूरे फर्श पर बिखरे पड़े थे और वहाँ पर मेरे साथ आने वाले लड़कों में से कोई भी मौजूद नहीं था। वो शायद सब के सब पुलिस सायरन की आवाज़ आते ही अपने अपने माल गनीमत समझकर लूट कर भागा हुआ माल लेकर वहाँ से निकल आए। मुझे ख्याल आया कि सारे तरफ भागे हैं सामने के गेटों से। मुझे इधर नहीं जाना चाहिए। मैं टोकरी लेकर पिछले दरवाजे की तरफ भागा। दरवाजे से बाहर निकला तो मैंने दाएं बाएं देखा। पुलिस सायरन की आवाज़ तो आ रही थी, लेकिन अभी भी पुलिस यहाँ से बहुत दूर थी। मेरे दाएं तरफ दीवार के साथ एक पुरानी टूटी फूटी जंग आलूद आइसक्रीम की साइकिल वाली रेहड़ी खड़ी थी, जिसकी हालत बता रही थी कि इसको कई सालों से हिलाया नहीं गया इसकी जगह से। मैंने इसके आइसक्रीम वाले बॉक्स का ढक्कना जोर लगाकर खोला। सारी ईंटें इसमें फेंक कर टोकरी को ज़मीन पर फेंक दिया और जैसे ही भागने लगा कि अचानक मेरे दिल में लालच आ गया, क्योंकि पुलिस सायरन की आवाज़ अभी भी बहुत दूर से आ रही थी, लेकिन अभी तक कोई गाड़ी नज़र नहीं आ रही थी। मैंने जल्दी से टोकरी दोबारा उठाई और अंदर जाकर बाकी सोने की ईंटें भी इसी में भरी और बाहर आकर आइसक्रीम वाले बॉक्स में डाल दी और ढकने को दोबारा जोर लगाकर बंद कर दिया। और उस टोकरी को दोबारा मैंने वहाँ पे नहीं फेंका, बल्कि मैंने उस टोकरी को वापस ऑफिस के अंदर फेंक कर सड़क के साथ साथ एक तरफ को दौड़ लगा दी। रात का आखिरी पहर था। सड़क के दूसरी तरफ लड़कियों का स्कूल था। इस वजह से ज़्यादा पैदल आमद-रफ्त नहीं थी। तकरीबन आधा किलोमीटर आगे जाकर मैं चौक पर पहुंचकर एक रिक्शे में बैठ गया। मैं जल्द अजल्द इस इलाके से निकल जाना चाहता था। मैंने रिक्शे वाले को कहा कि भाई जल्दी करो, इमरजेंसी है, मुझे जल्दी अस्पताल पहुंचा दो। लेकिन रिक्शे के हरकत में आने से पहले ही एक पुलिस मोबाइल सायरन बजाती हुई रिक्शे के आगे आन खड़ी हुई। मैंने जल्दी से अपना पिस्टल निकाल कर रिक्शे की गद्दी पर, जिस पर मैं बैठा हुआ था, इसके नीचे बने बॉक्स में फेंक दिया। पुलिस मोबाइल में से 7-8 जवानों ने छलांगे लगाई और रिक्शे पर अपने गाने तान कर मुझे घेरे में ले लिया। इनमें से एक सिपाही ने कहा कि अपने हाथ ऊपर उठाओ और बाहर आ जाओ।
मैंने जल्दी से हाथ उठाए और बाहर आ गया। मैं कोई फुर्ती नहीं दिखाना चाहता था, क्योंकि इस वक्त किसी भी फुर्ती का मतलब सीधी गोली थी। मैंने बाहर निकलते ही कहा, सर आप लोगों को गलत फहमी हुई है। मैंने क्या किया है? सब इंस्पेक्टर जो पीछे खड़ा था आगे बढ़ा और बोला, तुमने डीएसपी साहब की प्रॉपर्टी पर हाथ डाला है। हम तुम्हें इस गली से निकल कर भागते हुए देखा है। यहाँ वारदात हुई है। यहाँ से मेरे जहन में यो क्या कहानी बनती गई। मैं बोलता गया। मैंने कहा, मेरा तो घर उधर है। मैं भाग इसलिए रहा था कि मेरा भाई हॉस्पिटल में है और इसकी हालत बहुत तशवीशनाक है। मुझे अस्पताल से फ़ोन आया है। मैं जल्दी अस्पताल पहुंचना चाहता हूं। आप रिक्शे वाले से पूछ सकते हैं। सब इंस्पेक्टर ने रिक्शे वाले की तरफ देखकर कहा तो इसने कहा, जी साहब जी। इसने रिक्शे में बैठते ही मुझे कहा कि जल्दी अस्पताल चलो। सब इंस्पेक्टर ने एक सिपाही से कहा, इसकी तलाशी लो। मुझे पता था कि मेरे पास तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन डर था कि कहीं रिक्शे की तलाशी ना ले ली जाए। पुलिस वाले ने तसल्ली से तलाशी लेने के बाद कहा कि इसके पास तो कुछ नहीं है। ये सुनकर पुलिस वाले जो चंद अपनी बंदूकें मुझ पर ताने खड़े थे थोड़ा रिलैक्स हो गए। लेकिन सब इंस्पेक्टर बोला, इसको गाड़ी में बिठाओ। मैंने एहतजाज किया, मेहरबानी करके मुझे जाने दें। मैंने जल्दी अस्पताल पहुंचना है। मेरा भाई शदीद बीमार है। मेरा वहाँ पहुंचना बहुत ज़रूरी है। सब इंस्पेक्टर बोला, हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते। तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन जाना होगा। डीएसपी साहब ने कुछ हमलावर डाकुओं की शक्लें देख ली थी। तुमसे तफ्तीश और तुम्हारी शनाख्त परेड करवाने के बाद अगर तुम बेकसूर हुए तो तुम्हें छोड़ देंगे। मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये सब मुझे नहीं छोड़ेंगे। कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा। मैं ताबेदारी के साथ पुलिस डाले में बैठ गया और 2 पुलिस वाले मेरे दाएं और बाएं बैठ गए। 4 मेरे सामने बैठ गए। गाड़ी चलते ही उन्होंने मेरे साथ बातें शुरू कर दी। एक कहने लगा, तुम तो एक पढ़े लिखे और समझदार लगते हो, आधी मुजरम भी नहीं लगते। तुमने ये काम क्यों किया? मैं बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठा था ताकि वो सब मेरी तरफ से मुतमिन हो जाएं। मैंने कहा, मुझे तो यह भी नहीं पता कि आप किस काम की बात कर रहे हैं। मुझे तो अपने भाई की टेंशन है, इसलिए भाग रहा था। अगली सीट पर बैठे सब इंस्पेक्टर ने अपनी वायरलेस पर इतला कर दी कि हमने एक मुतशिबा मुलाजिम को पकड़ा है। साथ ही किसी ने वायरलेस पर जवाब दिया, डीएसपी साहब का हुक्म है, इसको हर हालत में ज़िंदा लेकर आना। मैं पीछे बैठा सुन रहा था। ये खबर मेरे लिए हौसला अफजा थी। मैं आराम से टेक लगा कर बैठ गया, लेकिन ज़हनी तौर पर पूरी तरह मुस्तैद और तैयार था। तकरीबन 10 मिनट के बाद आगे सब्ज़ मंडी थी। वहाँ गधा गाड़ी और ट्रैक्टर ट्राली की वजह से ट्रैफिक बहुत सुस्त थी। एक लम्हे के लिए गाड़ी रुकी। मुझे इसी लम्हे का इंतज़ार था। मैंने इंतहाई फुर्ती से पुलिस डाले से बाहर छलांग लगा दी और बाहर तवाज़न बरकरार न रख सका और मैं सड़क पर कंधे के बल गिर गया। लेकिन खुशकिस्मती से मुझे कोई चोट नहीं आई और अभी मैं उठ ही रहा था कि पीछे से 2 पुलिस वालों ने छलांग लगा दी। मैंने उठकर दौड़ लगा दी। रास्ते में एक पुलिस वाले ने मेरे सर पर अपनी राइफल का बट मारा और खुद गिर गया। दूसरा इसको उठाने के लिए रुका और मैं भागता हुआ यहाँ तक पहुँच गया। आगे का सब तुम्हें मालूम है। रानो ने इंतहाई तवज्जो और मोहब्बत से मेरी बात सुनी और बोली, तुम्हारी बात पर कैसे यकीन कर लूँ? और अगर तुम डाकर डालने नहीं गए थे तो तुम्हें सोना उठाने की क्या ज़रूरत थी? मैंने कहा, रानो यकीन करो, मैंने इतना पैसा ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। इस सोने की कीमत 50 करोड़ रुपया बनती है, जिससे मेरी ज़िंदगी की काया पलट सकती है। इसलिए मुझसे रहा नहीं गया। रानो ने बोला, तुमने मुझे सोने के बारे में क्यों बताया? मैं भी तो तुम्हें धोखा दे सकती हूँ। मैंने कहा, रानो मैं तुम्हारी आंखों में अपने लिए बेइंतहा प्यार और चाहत देख चुका हूँ। तुम अगर मुझे धोखा दे भी दो, मैं खुशी से इस धोखे को कबूल कर लूँगा। और मैं भी पहली नज़र में ही तुम्हारा दीवाना हो चुका हूँ। मुझे तुम इस सोने से कहीं ज़्यादा अजीज़ हो। रानो ने नज़रें उठाकर मुझे हैरत और मोहब्बत से देखा। इसकी आंखों की हैरत बता रही थी कि मैंने इसके दिल को पढ़ लिया था। वो कुछ देर इसी हैरत और मोहब्बत में बैठी रही, फिर अचानक उठी और मेरे बहुत पास आ गई और अपने दोनों हाथों में मेरे हाथ ले लिए। इसके हाथों में हल्की सी कपकपाहट थी और बोली, आसम क्या तुम ये सच कह रहे हो? तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? मेरी कैफियत भी बड़ी अजीब हो चुकी थी। मेरी दिल की धड़कनें इंतहाई तेज़ हो चुकी थी। मुझे लग रहा था जैसे मैं कहीं आसमानों में उड़ रहा हूँ।
इसके हाथों की हरारत और लम्स ने मुझ पर एक जादू सा कर दिया था। मैंने अपना दूसरा हाथ भी अपने और रानो के हाथों पर रख कर कहा, रानो, क्या तुम्हें मेरे अल्फाज और जज्बात की सदाकत महसूस नहीं हो रही? रानो बोली, ये बात नहीं, तुम्हारी सच्चाई मुझे तुम्हारे चेहरे से नजर आई है। जब तुम यहाँ सुबह पर परे बेहोश थे, मैं 4 घंटे तक तुम्हारे पास बैठी तुम्हें तकती रही। मैं तुम में खो सी गई थी। मुझे तुम में अपनायत, प्यार और मासूमियत नजर आई। तुम मुझे अपने अपने से लगे। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं तुम्हें सारी ज़िंदगी इस तरह बिठा कर तकती रहूं। यह कहकर रानू ने अपना माथा मेरे घुटनों पर रख दिया और रोने लगी। वो रो रही थी और मुसलसल बोल रही थी और कह रही थी, मुझे ज़िंदगी में तुम पहले शख्स मिले हो जिसने मुझे पैसे पर फोकियत दी। मेरे मरहूम बाप और उस्तले बहन भाई सब पैसे की हवस में मुब्तला रहे। रिश्ते और तल्लक उनके लिए कोई अहमियत नहीं रखते थे। आसा, मुझे तुम्हारा सोना, दौलत या पैसे नहीं चाहिए। खुदारा मुझे धोखा न देना। मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। मैं बहुत अकेली हूँ और मैं अकेली इस दुनिया से नहीं लड़ सकती। ये शायद किस्मत ने हमें मिलाया है। इसकी आंखों में आंसू देखकर मेरा दिल भी दुखी हो गया। मैंने दोनों हाथों से इसका सर अपने घुटनों से उठाया और इसके आंसू पोंछे। मैंने कहा, रानो, मैं वादा करता हूँ, जब तक जिंदा हूँ तुम्हारा हूँ। तुम पर कोई आँच नहीं आने दूंगा। तुम भी मेरी ज़िंदगी में एक हसीन ख्वाब की ताबीर बनकर आई हो। रात हो चुकी थी और अभी हमारी उल्फत के हुदों पर वहाँ जारी थे कि अचानक दरवाजे पर किसी ने बड़ी ज़ोर से दस्तक दी। हम दोनों घबरा गए। रानो बोली, इस वक्त पुलिस के अलावा कोई नहीं हो सकता। तुम इस तरह करो, फौरी कमरे के अंदर चले जाओ, मैं बाहर देखती हूँ। मुझे होश में आए 5 घंटे हो चुके थे। काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा था। मैं हिम्मत करके उठा और अंदर कमरे में चला गया। रानो बाहर दरवाजे पर गई और अंदर से ही पूछा, कौन? बाहर से आवाज़ आई, पुलिस है, दरवाज़ा खोलें, आपसे कोई बात करनी है। रानो ने दरवाज़ा खोला तो पुलिस वाले ने एक पर्ची थमाते हुए कहा, हम इस इलाके के हर घर को इत्तला कर रहे हैं कि यहाँ एक डाकू छुपा हुआ है जो अभी तक पकड़ा नहीं गया। इसके सर पर गहरी चोट लगी है। अगर इसके बारे में आपको कोई भी इत्तला मिले तो इस पर्ची पर लिखे नंबर पर इत्तला कर दें। रानो ने पर्ची ली और दरवाज़ा बंद करके अंदर आ गई। मैंने रानो से कहा, रानो, तुम मेरी वजह से किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाओ कि तुम मेरी वजह से किसी मुसीबत में फंस सकती हो। मैं किसी तरह एक दफ़ा अपनी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में पहुंच जाऊं। हमारी यूनिवर्सिटी के हदूद में पुलिस का दाखिला ममनू है। पुलिस दाखिल नहीं हो सकती और मैं हुकूमती पार्टी की स्टूडेंट यूनियन का सदर हूँ। वज़ीर आला तक मेरी डायरेक्ट रसाई है। मैंने इसके बहुत से काम किए हैं। मुझे यकीन है कि अगर मैं पकड़ा भी गया तो मुझे इस मसले से निकाल लेगा। वैसे भी चंद पुलिस वालों ने मुझे देखा है, उनमें से किसी ने भी मुझे पहचाना नहीं। रानो बोली, आज ताज़ा ताज़ा ये वाक़या हुआ है, हर तरफ पुलिस घूम रही है। तुम कम अज़ कम आज की रात तो यहाँ से नहीं निकल सकते। सुबह मैं बाहर जाऊँगी और सूरत हाल देख कर आऊँगी, फिर तुम चले जाना। ये कहती हुई रानो ने न जाने क्यों थोड़ा सा शर्मा गई, इसलिए मुझसे भी इनकार ना हो सका। मैं उसी रात वहीं सो गया। वो ज़िंदगी की सबसे हसीन रात गुजारने के बाद सुबह उठा तो नाश्ता करवाने के बाद रानो बाहर जाकर सूरत हाल देख कर आई तो उसने आकर बताया, पूरे इलाके में पुलिस घूम रही है। कुछ एहलकार सादा कपड़ों में फिर रहे हैं। मैं यहाँ की सालों की से रह रही हूँ, इसलिए मोहल्ले वालों की शक्लों से वाकिफ हूँ। कुछ नए चेहरे जगह जगह खड़े हैं। फिर अगली रात पर भी मैं वहीं सोया और फिर अगले 10 दिन तक यही होता रहा। रानो रोज़ाना मुझे डराती रही और मैं डरता रहा। सच पूछे तो मेरा भी डरने को दिल करता रहा। दिल चाहता था कि दुनिया यहीं रुक जाए, बस हर तरफ रानो ही रानो हो और कुछ ना हो। मैं ये खूबसूरत लम्हे खोना नहीं चाहता था। 10 दिन बाद मैंने रानो से कहा, मुझे हर हाल में यहाँ से निकलना होगा, लेकिन तुम फिक्र ना करो, हम मिलते रहेंगे। इस मसले के हल होते ही मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा और हम शादी कर लेंगे। रानो परेशान होगी। वो बोली, मेरा अब तुम्हारे बगैर रहना मुमकिन नहीं, मुझे भी अपने साथ ले चलो। अभी मैंने रानो को समझाया कि अभी मैं खुद ख़तरे में हूँ और मैं तुम्हारी ज़िंदगी ख़तरे में नहीं डाल सकता, लेकिन तुम परेशान ना हो। मैं तुम्हें रोज़ाना फ़ोन करूँगा और हम राब्ते में रहेंगे। तो इसी इलाके में नहीं आ सकता, लेकिन हम कहीं और मिल लिया करेंगे। रानो ने कहा, अगर तुमने जाने का फ़ैसला कर लिया है तो अभी मत जाओ, रात को चले जाना।
पिछले 6 या 7 घरों के बाद एक कदीम मुगलिया दौर का मकबरा है जो काफ़ी अरसे से आसारी कदीमा वालों ने मरम्मत के लिए बंद कर रखा है। तुम छतें फलांग कर वहाँ तक जा सकते हो। वो मेन रोड पर है। मैंने यही किया। मैं रात का अंधेरा होते ही छत पर जाकर वहाँ से इस मकबरे के अंदर तक जा पहुँचा। मकबरे की बाहर वाली दीवार काफ़ी ऊंची थी, लेकिन पुरानी होने की वजह से कई जगह से ईंटें खुड़ी हुई थी, इसलिए इस पर चढ़ना आसान था। अगले चंद मिनट में मैं बाहर सड़क पर था। आबादी गुंजान होने की वजह से सड़क पर काफ़ी ट्रैफिक थी, लेकिन शुक्र है कि मकबरे की तरफ अंधेरा होने की वजह से किसी ने मुझे देखा नहीं। मैं सड़क पर आते ही रेलवे स्टेशन जाने वाली बस पर बैठ गया। रिक्शा या टैक्सी लेने में ख़तरा ज़्यादा था। रेलवे स्टेशन पहुंचकर मैंने टैक्सी ली और यूनिवर्सिटी पहुंच गया। जब सब लड़कों को पता चला तो सब मिलने आ गए। बहुत खुश थे। किसी ने भी उस दिन 10 लाख से कम नहीं उठाए थे। मैंने किसी को सोना छुपाने और रानू पाने वाली बात नहीं बताई थी। बस यही बताया कि मैं दूसरे रास्ते से भागा था, इसलिए पुलिस के काबू में आ गया। लेकिन पुलिस से भाग निकला और एक दोस्त के यहाँ छुपा रहा। अब मेरी ज़िंदगी के 2 ही मकसद थे, वहाँ से सोना निकालना और रानू को लेकर इस शहर से दूर जाकर नई ज़िंदगी शुरू करना। मगर यह बहुत मुश्किल था। यह आसान काम नहीं था। मैं रानू से रोज़ाना बात करता था। मैंने रानू से कहा था कि जब तक मैं वहाँ से सोना नहीं निकाल लेता, तुम रोज़ाना वहाँ जाओगी। रानू रोज़ाना इस तरफ से गुजरती और मुझे बताती कि वो वहाँ पिछले दरवाजे पर हर वक्त 2 पुलिस वाले पहरे पर है। वहाँ सारे 2 नंबर पैसे पड़े थे, इसलिए वहाँ ज़्यादा शोर नहीं मचाया गया कि कितनी मालियत का सोना या नकदी गायब हुई है। रानू से इस दौरान मुलाकातें भी हुई, मेरे एक दोस्त के घर पर। हमने अपना हनीमून के लिए जगह भी फाइनल कर ली, अपने बच्चों के नाम भी सोच लिए। हमारा प्रोग्राम था कि हम शादी के बाद पूरी दुनिया घूमेंगे। हम दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में पागल हो चुके थे। 1 महीना गुजर चुका था। मैंने रानू से कहा मामला ठंडा हो चुका है, अब हमें वहाँ से सोना निकाल लेना चाहिए। मैं गाड़ी लेकर आऊँगा। इतवार की सुबह 4 बजे सोना निकाल कर तुम्हारी तरफ आऊँगा। तुम तैयार रहना है, फिर हम इस्लामाबाद निकल जाएंगे। रानू के साथ प्रोग्राम तय होने के बाद मैंने फ़ोन बंद कर दिया। इतवार का दिन आने में भी 4 दिन थे। मैंने कुछ काम निपटाने थे। अगले दिन शाम को मैंने हस्ब आदत और रानू को फ़ोन किया तो इसका फ़ोन बंद था। जब से हम मिले थे ऐसा कभी नहीं हुआ था। मैं अगले 3-4 घंटे तक बार बार कोशिश करता रहा, लेकिन इसका फ़ोन बंद जा रहा था। मैं परेशान हो गया कि कहीं रानू किसी मुसीबत में न फंस गई हो। मैं जल्दी से तैयार हुआ और रानू के घर जा पहुंचा। दरवाज़ा बंद था। मैंने घंटी बजाई तो एक तकरीबन 65 साल का शख्स दरवाजे पर हाजिर हुआ और सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देखा। मैंने अंदाज़ा लगाया कि यह किराएदार होगा। मैंने जल्दी से सलाम किया और कहा, अंकल मुझे घर की मालकन से मिलना है। अंकल ने हैरत से मेरी तरफ देखा और अंदर आवाज़ दी, सकीना तुमसे बाहर कोई मिलने आया है। साथ एक 60-70 साल की आंटी बाहर दरवाजे पर आई। पूछा, जी बेटा। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने पूछा, आप लोग कौन हैं? मैं रानू के बारे में पूछ रहा हूँ, जिसका ये घर है। वो शख्स आगे बढ़ा और बोला, बेटा आपको कोई गलत फहमी हुई है, आप अंदर आ जाओ, बैठकर बात करते हैं। और मुझे लेकर इसी बरामदे में आ गए। यहाँ से मेरी और रानू की मोहब्बत का आगाज़ हुआ था। पता नहीं दिल डर सा गया था। मैं दुखी सा हो गया था। मेरे दिल से बेख्तियार दुआएं निकल रही थी। या रब, सारा सोना मालकन को वापस कर दूंगा या तेरी राह में खर्च कर दूंगा, पर रानू को कुछ ना हो। इसने मुझे इसी सोफे पर बैठा दिया। यहाँ मैं पहली दफ़ा गिरा था। वो शख्स बोला, बेटा आप शायद उस लड़की की बात कर रहे हो जो यहाँ रहती थी। मैंने हाँ में सर हिलाया। वो बोला, बेटा वो हमारी किराएदार थी और हम मियाँ बीवी इस घर के मालिक हैं। हमारा और बेटा और बहू कराची में रहते हैं। हम एक माह उनके पास कराची जाकर रहते हैं, इसलिए हमें एक ऐसे किराएदार की ज़रूरत थी जो हमारे साथ रहे और हमारे कराची जाने के बाद हमारे घर का ख्याल रखे। तो उन्हीं दिनों ये लड़की किराए का मकान ढूंढती हुई हमारे घर आ गई। इस लड़की ने हमें बताया कि वो रावलपिंडी की रिहायशी और यहाँ किसी अकेडमी में एक्टिंग सीख रही है। हमने पता करवाया तो वो वाकई अकेडमी में स्टूडेंट थी, इसलिए हमने इसे इस शर्त पर मुफ्त रख लिया कि हमारे जाने के बाद वो घर का ख्याल रखेगी। और पिछले 3 साल से वो हमारे साथ ही रह रही थी। इसका नाम नाजिया था। 1 हफ्ते पहले घर छोड़कर चली गई। कह रही थी कि वापस रावलपिंडी अपने घर जा रही हूँ।
वो शख्स बोल रहा था और मुझे लग रहा था जैसे पूरी दुनिया घूम रही है। मेरे पांव तले से ज़मीन निकल चुकी थी और मैं कहीं खला में झूल रहा था। वो शख्स मुझसे कुछ पूछ रहा था, लेकिन मुझे कोई बात समझ नहीं आ रही थी। आंटी शायद मेरी हालत को भांप कर पानी का गिलास मेरे लिए ले आई और मेरे सर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा पानी पियो। मुझे सारी सूरत हाल समझ आ चुकी थी। मज़ीद कुछ सुनने का मुझ में हौसला नहीं था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं कहीं अकेला बैठकर खूब रहूं, ताकि मेरे दिल का उबार हल्का हो जाए। दुनिया की हर चीज़ मेरे लिए बेमानी हो चुकी थी। इसी लम्हे मैंने सोच लिया था कि मैं रानो या सोने के पीछे नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे यकीन था कि वो सोना भी साथ लेकर गई होगी। मैंने अंकल और आंटी से माफ़ी मांगी और उठकर चल दिया। यूनिवर्सिटी पहुंचकर मैंने अपना कमरा अंदर से लॉक किया और खूब रोया और रोता रहा। 3 घंटे हर तरह से रोया, दिहाड़े मार कर भी रोया और सुस्कियां लेकर भी रोया। इतना रोया कि मैंने रानो उर्फ नाजू को अपने दिल से निकाल कर आंसुओं में बहा दिया। मैं बिल्कुल हल्का फुल्का हो चुका था। 4 साल बाद मुल्तान में अपने दफ्तर में बैठा काम कर रहा था। वक्त गुजर गया, रानो की याद भी वक्त का ही हिस्सा बन गई। उसी टाइम दुबई से मेरे नाम एक पार्सल आया। मैंने खोला तो इसमें दुबई का बिजनेस क्लास टिकट और एक बैंक ड्राफ्ट था और एक ख़त था। मैंने ख़त खोला जिसमें लिखा था, सलाम आसम, मुझे माफ़ कर देना। मेरे बचपन से ख्वाब था कि मैं अपना एक प्रोडक्शन हाउस बनाऊं, खुद ड्रामे प्रोड्यूस करूं और उनमें खुद एक्टिंग करूं। आज मैं दुबई में बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस की मालिक हूं, जिसकी मालियत 5 अरब रुपया है। यह सब मैं तुम्हारे साथ रहकर भी कर सकती थी, लेकिन मैं डरती थी, क्योंकि मैं रावलपिंडी की एक अदाकारा की नाजायज़ बेटी थी। मुझे डर था कि अगर तुम्हें पता चल गया तो तुम मुझे कभी कबूल नहीं करोगे। इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला और फिर मेरे दिल में लालच आ गया था कि मैं तुम्हारे पैसे से अपने सारे ख्वाब पूरा कर सकती हूँ, और वो ख्वाब मैंने पूरे भी किए। लेकिन एक बात तुम्हें बताना चाहती हूँ, मैं तुमसे आज भी बेहद प्यार करती हूँ। मैंने हर मुकाम पर तुम्हें बहुत याद किया और उसी मुकाम तक भी तुम्हारी वजह से पहुँची हूँ। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन हैं। पहला यह कि अगर तुम मुझे कबूल कर लो तो मैं तुम्हें अपने सारे कारोबार में बराबर का हिस्सेदार बना लूँगी और हम दोनों मिलकर सारा बिजनेस संभालेंगे। तुम फौरी दुबई की फ़्लाइट पकड़ो और आ जाओ। और दूसरा ऑप्शन यह है कि अगर तुम नहीं आना चाहते तो मैंने 50 करोड़ रुपए का बैंक ड्राफ्ट भेजा है। ये तुम्हारा है, जिसे तुम अपने अकाउंट में जमा करवा सकते हो, और मुझे यकीन है कि तुम पहला ऑप्शन कबूल करोगे। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। तुम्हारी रानो। मैंने अगले दिन बैंक जाकर ड्राफ्ट अपने नाम अपने अकाउंट में जमा करवा दिया, क्योंकि 1 साल पहले ही मेरी शादी हो चुकी थी और मैं इंतहाई मुतमिन और पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहा था। बस पैसे की थोड़ी कमी थी और अब वो भी कमी पूरी हो गई। ये वही पैसा था जो 50 करोड़ रुपए का सोना हम 26 दोस्तों ने लूटा था। नाजरीन, ये थी मेरी कहानी, कैसे एक स्टूडेंट से मैं एक चोर बना और फिर एक लड़की की मोहब्बत ने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया। नाजरीन, इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर नई आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कहानी अच्छी लगी है तो अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और कहानी को लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।